हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को नॉन फाइनाइट्स पढ़ाऊंगा। यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स। देखिए, यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स क्या होता है, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताता हूँ। नॉन फाइनाइट्स समझने का प्रयास करिए। वर्ब मुख्य रूप से दो होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है, अर्थात सब्जेक्ट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जिन क्रियाओं में वाक्य के कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तन न हो, जिन क्रियाओं में वाक्य के कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तन न हो, ऐसे क्रियाओं को या ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। ठीक। और ये नॉन फाइनाइट जो है तीन प्रकार के होते हैं। ये नॉन फाइनाइट जो है तीन प्रकार के होते हैं, जैसे इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। ठीक। तो नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नॉन फाइनाइट वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है या जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यह मुख्य रूप से तीन रूपों में पाया जाता है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। देखिए, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड, यह तीन रूपों में यह नॉन फाइनाइट वर्ब पाया जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं आपके समझ में आ जाना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है। नॉन फाइनाइट जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदले, वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदले वह नॉन फाइनाइट होगा। ठीक। और ये नॉन फाइनाइट यह तीन रूपों में पाया जाता है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। ठीक। तो पहले हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, टू प्ले द मैच, I am going to play the match। देखिए, यह जो है आपका यह नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इस नॉन फाइनाइट वर्ब का इस सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब वह होता है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है। जो फाइनाइट होता है वह बदल जाता है, लेकिन नॉन फाइनाइट नहीं बदलता है। कैसे बदल जा रहा है, देखिए, आई वांट टू प्ले द मैच। देखिए,
यहाँ पर देखिए आई वेंट टू प्ले द मैच, यहाँ पर टू प्ले नहीं बदला है, जबकि इसका टेंस बदल गया, सब्जेक्ट के अनुसार यह बदल गया लेकिन यह नहीं बदला। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल गो टू प्ले द मैच। देखिए यहाँ पे देखिए आई विल गो टू प्ले द मैच, देखिए यहाँ पर जो है जो टू प्ले है देखिए यहाँ पर नहीं बदला, यह सब्जेक्ट के साथ यह वर्ब बदल गया, यह वर्ब बदल गया, यह वर्ब बदल गया लेकिन यह नहीं बदला, यह नहीं बदला, यह नहीं बदला। अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक, इसी क्रम में आप यह भी जान लीजिए कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब मैंने आपको बताया कि यह नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वह 3 रूपों में पाया जाता है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। ठीक, तो हम पहले आपको इन्फिनिटिव के बारे में बताते हैं। देखिए इन्फिनिटिव क्या होता है, पहले यह जानिए इन्फिनिटिव क्या होता है। जो इन्फिनिटिव होता है यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। ठीक, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगाने से बनता है, जैसे टू गो, टू गो। ठीक, और दूसरी बात जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो ना ने नी आता है। ठीक, 2 कंडीशन। और तीसरा कंडीशन आप ये जान सकते हैं कि जो इसका मतलब होता है, जो यह सेंटेंस होता है, इससे उद्देश्य, पर्पज और प्रभाव का भाव प्रकट करता है। ठीक है, पर्पज और इफेक्ट, उद्देश्य, पर्पज या इफेक्ट, प्रभाव। तो इस तरह से आपने देखा कि यह इंग्लिश में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगाने से बनता है, जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो ना ने नी आता है, और किसी भी वाक्य में यह पर्पज या इफेक्ट स्पष्ट करता है। इससे किसी भी वाक्य में उद्देश्य या पर्पस या इफेक्ट का भाव स्पष्ट होता है। ठीक, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ। शी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ हर सिस्टर। चलिए, शी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ हर सिस्टर। देखिए यहाँ पर जो है जो टू सी है वह क्या कर रहा है, शी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ हर सिस्टर, मतलब वह अपने बहन को विदा करने स्टेशन पर गई।
ठीक है। तो देखिए इससे क्या सेंस आ रहा है, उद्देश्य आ रहा है। इसी तरह से प्रभाव इफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है उद्देश्य और प्रभाव का सेंस आता है इन्फिनेटिव से। तो यह भी बात आपके समझ में आ गई होगी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वाले टू लगाने से बनता है, क्रिया में नाने नहीं आता है, और वाक्य से पर्पज और इफेक्ट का भाव स्पष्ट होता है। क्लियर? तो इतना आपने इन्फिनेटिव के बारे में जान लिया। ठीक, इन्फिनेटिव के बारे में इन्फिनेटिव के बारे में मैं आपको अगली बात बताने चल रहा हूँ। अगली बात यह है कि जो इन्फिनेटिव है यह दो तरीके का होता है, सिंपल इन्फिनेटिव और जिरेंडियल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव, जिरेंडियल इन्फिनेटिव। देखिए जो इन्फिनेटिव होता है यह दो तरीके का होता है, सिंपल इन्फिनेटिव और जिरेंडियल इन्फिनेटिव। ठीक, अब हम इसमें सर्वप्रथम आपको सिंपल इन्फिनेटिव के बारे में बताएंगे। सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है? सिंपल इन्फिनेटिव वह इन्फिनेटिव होता है जो किसी सेंटेंस में वह सब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन होता है, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब होता है और केस इन एपोजिशन होता है। अर्थात चूँकि जो इन्फिनेटिव है यह दो तरीके का होता है, सिंपल इन्फिनेटिव और जिरेंडियल इन्फिनेटिव। जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है किसी वाक्य में नाउन का कार्य करता है। ठीक है, नाउन का कार्य करता है। और नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, नाउन के कार्य क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, नाउन किसे कहते हैं आप ये जानते हैं, लेकिन नाउन के फंक्शन क्या हैं, कार्य क्या है, इसे आप सही तरीके से जान लीजिए कि नाउन का क्या कार्य है। नाउन का कार्य यह है कि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में वह सब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करता है। दूसरा कार्य उसका यह है कि किसी वाक्य में वह वर्ब के ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तीसरा काम यह है कि वह किसी वाक्य में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। नेक्स्ट बात यह है कि यह कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब होता है, यानी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, पूरक। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे क्लास 8 9th में। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो वर्क है वह केस इन एपोजिशन होता है। ठीक, तो मैं आपको इसे मॉडल सेंटेंसेस के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो इन्फिनेटिव में मैं आपको सिंपल इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर जिरेंडियल इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, यह सिंपल इन्फिनेटिव है और दूसरा जिरेंडियल इन्फिनेटिव है। ठीक, तो अब मैं आपको इसे ट्रांसलेशन के माध्यम से बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको इसका कुछ मॉडल देता हूँ, टेंस का कुछ मॉडल देता हूँ, सेंटेंस का कुछ मॉडल देता हूँ। तो चलिए कुछ मॉडल सेंटेंसेस देखिए। सिंपल इन्फिनेटिव,
चलिए, सिंपल इन्फिनेटिव में मैंने आपको बताया है कि जो सिंपल इन्फिनेटिव है वह सब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है। ठीक है, हम आपको जो है सेंटेंस के माध्यम से कुछ बताते हैं, मॉडल सेंटेंसेस देखते हैं। मॉडल सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रातःकाल घूमना स्वास्थ्यवर्धक है। चलिए, प्रातःकाल घूमना स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो इन्फिनेटिव है मैं आपको सब्जेक्ट टू ए वर्ब रूप में प्रयोग करके बताऊं। ठीक है, तो देखिए, टू वॉक in the morning is देखिए, प्रातःकाल घूमना, घूमना मतलब वॉक मीन्स टहलना, तो स्वास्थ्यवर्धक होता है। प्रातःकाल घूमना स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो बन जाएगा टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। यह बन गया। ठीक है, तो आपने देखा कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है यह यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी हम इसे लिखेंगे सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू वर्ब, देखिए यहाँ पर यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं आपको। मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ। मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ। ठीक, आई लाइक टू टीच। आप यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब को देखेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा किसका क्या वर्क है, यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है। ऑब्जेक्ट वर्ब, देखिए यह वर्ब है और वर्ब बाद ऑब्जेक्ट आता है, पता ही आपको। तो आई लाइक टू टीच, मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ। मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू टीच, यानी जो है इन्फिनेटिव है वह वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इन्फिनेटिव है यह वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है। क्लियर? चलिए मैं नेक्स्ट देखता हूँ। तो नेक्स्ट, जैसे विवेक चंद्र का सपना आईएएस बनना था। का सपना
विवेक चंद का सपना आईएएस बनना था। तो बनाइए। देखिए यहाँ पर जो है हम ऐसे प्रयोग करें कि यह ऑब्जेक्ट हुए वर्ब हो। ठीक है, जैसे हमने बताया आपको विवेक चंद का सपना एक आईएएस बनना था। तो बनाइए। द ड्रीम ऑफ विवेक चंद was to be an IAS। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि जो यहाँ जो है यह कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो टू बी है यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो विवेक चंद का सपना आईएएस बनना था। द ड्रीम ऑफ विवेक चंद वॉज टू बी एन IAS। IAS। चलिए चौथा देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा भाई एक मधुर गीत गाने वाला है। तुम्हारा भाई एक मधुर गीत गाने वाला है। तो देखिए, योर ब्रदर इज अबाउट टू सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। Your brother is about to sing a melodious song। तो यहाँ पर आपने देखा जो यहाँ पर इसका पोजीशन है नॉन फाइनाइट वर्ब का जो पोजीशन है वह ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मेरा परीक्षा में शामिल होना संदेहात्मक है। मेरा परीक्षा में शामिल होना संदेहात्मक है। मेरा परीक्षा में शामिल होना संदेहात्मक है। ठीक है, तो बन जाएगा इट इज़ डाउटफुल फॉर मी टू अपीयर इन द एग्जाम। इट इज डाउटफुल फॉर मी टू अपीयर in the examination। मेरा परीक्षा में शामिल होना संदेहात्मक है। इट इज़ डाउटफुल
फॉर मी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पर जो इन्फिनिटिव है यह केस इन एपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वह सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या किस इन ए पोजीशन, जो 5 कार्य होते हैं पांचों तरह से इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो आपको जब अनुवाद करना है तो यह कोई बहुत ध्यान रखने की बात नहीं है कि हाँ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हो रहा है, यह कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। बस आपको अनुवाद करते चले जाना है। ठीक, यहाँ पर मेरा उद्देश्य बताने का यह था कि आप ये जान जाइए कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वह सब्जेक्ट हो सकता है, वह ऑब्जेक्ट हो सकता है, वह कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वह ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन हो सकता है, वह केसिंग एपोजिशन हो सकता है, यानी सभी तरीके से यह प्रयोग हो सकता है। यह मेरा उद्देश्य है बताने का कि आप किसी भी तरीके से प्रयोग करिए, आपको कहीं किसी तरह का कोई डाउट ना हो, कोई संदेह ना हो। क्लियर? तो अब मैं आपको जो है नेक्स्ट टूल बताने चल रहा हूँ। स्पेशल रूल्स बताने हैं, कुछ स्पेशल रूल्स को जानिए। वे स्पेशल रूल्स क्या हैं? स्पेशल रूल्स क्या है? आपको पता है कि सब जगह एक्सेप्शन होता है, सब जगह अपवाद होता है, तो यहाँ पर क्यों अपवाद नहीं रहेगा? यहाँ पर भी अपवाद रहेगा। जैसे हमने आपको बताया है कि यदि हिंदी वाक्य के क्रिया में ना ने नी लगा रहता है तो टू लगा दीजिएगा, उस वर्ब के पहले टू लगा दीजिएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? जैसे वाक्य में बिड का प्रयोग किया गया है, नीड का प्रयोग किया गया है, मेक, लेट, डेयर, तो इस कंडीशन में हम टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, बिड, नीड, मेक, बिड, नीड, मेक, इन वर्ड्स को जो है आपको ध्यान रखेंगे, याद करना पड़ेगा। एक कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी आया करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लेट, डेयर, इसका मतलब यह है कि इन शब्दों का प्रयोग किया गया है किसी सेंटेंस में, तो उसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा वह विदाउट टू होगा, यानी बिना टू के ही वह इन्फिनिटिव कहा जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस करते हैं कि मैंने उससे वहाँ जाने की आज्ञा दी। मैंने, थोड़ा इधर लिखते हैं, मैंने उसे वहाँ जाने की आज्ञा दी। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आज्ञा देने के लिए होती है बिड, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपका सेकंड फॉर्म लग जाएगा, यानी बेड का प्रयोग हो जाएगा। आई बेड हिम गो देयर, यह बन गया मैंने उसे वहाँ जाने की आज्ञा दी। आई बेड हिम गो देयर परीक्षा में कैसे आ जाएगा, कॉम्पिटिशन वगैरह में कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, देखिए आई बेड
हिम टू गो देयर, ऐसे आपको आ जाएगा। ठीक, ए बी सी, और इसमें नो एरर है, डी। परीक्षा में ऐसे दे देगा। कितना ये महत्वपूर्ण है, सभी कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यह कोई आसान बात नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो परीक्षा में ऐसे दे देगा, आई बेड हिम टू गो देयर, आई बेड हिम टू गो देयर। तो कहाँ कुछ कहीं गलती तो नहीं लग रहा है, मैंने उसे वहाँ जाने की आज्ञा दी, मैंने उससे वहाँ जाने की आज्ञा दी। आपको लग रहा है कोई गलती नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप डी को सही कर देते हैं, जो आपका आंसर होता है वो रॉन्ग होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य है कॉम्पिटिशन्स की जानकारी सही तरीके से देना। तो ऐसे आपको दे देगा परीक्षा में। ठीक है, आपको यह जानकारी नहीं रहेगी कि बेड के बाद हम बिना टू का इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो आप गलती करेंगे और आपका जो है मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यानी आपको याद रखना है कि बेड के पश्चात यदि कोई नॉन फाइनाइट वर्ब है तो बिना टू का रहेगा, बिना टू का ही उसे मान लिया जाएगा कि टू का प्रयोग हुआ है और उसका सेंस आता भी है। ठीक है, जैसे इसमें आपने देखा, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने उसे वहाँ जाने की आज्ञा दी, आई बेड हिम गो देयर, टू नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बन जाएगा। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट टू गो देयर, टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये नेल लगा हुआ जाने नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन आपने रूल लिखा है कि नीड के पश्चात जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, जो इन्फिनेटिव होगा वह बिना टू का होगा। तो इस तरह से ये आपका सही अनुवाद यही है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप फिटिंग देखते हैं, जहाँ पे फिटिंग बनता है वहाँ पे टू लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिटिंग जो है बहुत जगह जवाब दे जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, उसने मुझे जाने दिया, जाने दिया, जाने दिया। देना, देना क्या होती है, लेट। बताइए, ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, ही लेट मी गो। जाने नहीं आया हुआ, लेकिन टू नहीं लगाया, क्योंकि लेट के पश्चात जो इन्फिनेटिव होता है बिना टू का होता है, और ऐसे इन्फिनेटिव को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव यानी बिना टू के इन्फिनेटिव। ठीक है, तो आपका बन गया। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य के पास जाने का साहस नहीं था, या उसमें प्रधानाचार्य के पास जाने का साहस नहीं था, तो बन जाएगा।
उसमें प्रधानाचार्य के पास जाने का साहस नहीं था, तो बन जाएगा साहस करना की अंग्रेजी होती है डेयर, तो बन जाएगा ही डेयर्ड नॉट गो बिफोर प्रिंसिपल, बन जाएगा he dared not go before principal। उसमें प्रधानाचार्य के पास जाने का साहस नहीं था। he dared not go before principal। अच्छा टू लगा दें तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कोई गलती है। जैसे he dared not to go before principal, इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, इसमें भी कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन टू लगा दिया तो गलत हो गया आपका। ठीक है, ऐसे कुछ टिपिकल चीज़ें कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, यानी याद रखना है कि बीड, नीड, मेक, लेट, डेयर का प्रयोग है तो उसके बाद जो इन्फिनिटिव होगा वह बेयर इन्फिनिटिव होगा, यानी बिना टू का इन्फिनिटिव होगा। क्लियर? यदि आप चाहें तो बेड का प्रयोग न करें तो भी अनुवाद बन जाएगा। जब मैंने उसे वहाँ जाने की आज्ञा दी, ठीक, मानिए आप आज्ञा देने की एनर्जी है, बेड नहीं लगाते हैं, ऑर्डर लगा दीजिए, तो उस समय आप टू लगा देंगे, आपको टू लगाना ही पड़ेगा। मैंने उसे वहाँ जाने की आज्ञा दी तो बनेगा आई ऑर्डर्ड हिम टू गो देयर। ऑर्डर लगा दिया तो टू आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो देयर। लेकिन बेड लगा दिया तो टू आपको नहीं लगाना है। तो ऐसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि इन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो इन्फिनिटिव होगा वह बेयर इन्फिनिटिव होगा, बिना टू का इन्फिनिटिव होगा। तो इस तरह से आपने सिंपल इन्फिनिटिव देख लिया। चलिए मैं आपको जिरेंडियल इन्फिनिटिव के बारे में बता देता हूँ। जिरेंडियल इन्फिनिटिव के बारे में आपको जानना है। पहला सिंपल इन्फिनिटिव हो गया, दूसरा आपका यह जिरेंडियल इन्फिनिटिव हो गया। तो सिंपल इन्फिनिटिव किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक। जिरेंडियल इन्फिनिटिव किसे कहते हैं यह जान लीजिए। जिरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है? जिरेंडियल इन्फिनिटिव ऐसा इन्फिनिटिव होता है जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। बस जो इन्फिनिटिव किसी वाक्य में एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है, ऐसे इन्फिनिटिव को हम जिरेंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं। बस इतना ही जानना है, ठीक। लेकिन जब आपको अनुवाद करना हो, जब आपको बोलना हो, तो यह भी जानने की आवश्यकता नहीं है। बस ये तो इसलिए बताया जा रहा है कि जान जाइए कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से प्रयोग होता है, ठीक है। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो जिरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है, सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है, यह जानने की आवश्यकता नहीं है। आप धड़ाधड़ जो है लिख लेंगे, बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो समझ में आ गया। जिरेंडियल इन्फिनिटिव मीन्स वो है इन्फिनिटिव जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। जैसे वह पढ़ने जाती है, ठीक है।
शी गोज, शी गोज टू रीड या टू स्टडी, कुछ भी लिख सकते हैं। वो पढ़ने जाती है, सी गोज टू रीड। ठीक है, यहाँ पर जो इन्फिनिटी है वह एडवर्ब का कार्य कर रहा है, यानी एडवर्ब की तरह से यह इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? जैसे नेक्स्ट देखते हैं, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। बन जाएगा वी ईट टू हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। वी ईट टू लीव, लिव मीन्स जीवित रहने के लिए, तो वी ईट टू लीव। यहाँ पर ये आपने देखा कि जो वर्ब है वह एडवर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी एडवर्ब की तरह से यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ घूमने का समय नहीं है, ठीक है, यह घूमने का समय नहीं है। ठीक, तो बनाइए, दिस इज नॉट द टाइम टू वॉक। बस, तो इस तरह से आपने देख लिया, वह पढ़ने जाती है, सी गोज टू रीड, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, वी ईट टू लीव, यह घूमने का समय नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू वॉक, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, यह घूमने का समय नहीं है। और साफ लिख देते हैं, दिस इज नॉट टाइम यह घूमने का समय नहीं है, दिस इज नॉट टाइम टू वॉक, दिस इज नॉट द टाइम टू वॉक। तो इस देखा कि कितना इजीली जो है बन जा रहा है। ठीक है, आपको अनुवाद करते समय, बोलते समय या ज़्यादा जिरेंडियल या सिंपल इन्फिनिटिव की बात नहीं सोचनी है, ऑटोमेटिक आपको अनुवाद करते चले जाना है। तो बन गया। हम तो ये बता रहे थे कि ये सारे इनके फंक्शन हैं, ये सारे कार्य हैं, सभी तरीके से आप जानते रहिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यह घूमने का समय नहीं है, दिस इज़ नॉट द टाइम टू वॉक। ठीक, तो इस तरह से आपको इन्फिनिटिव समझ में आ गया होगा। ओके।